ओके, सो यहाँ हम एडीआर और जीडीआर की बात कर रहे थे। एडीआर स्टैंड्स फॉर अमेरिकन डिपॉजिटरी राइट। सो बेसिकली अगर फॉरेन कंपनीज यूएसए में है या यूएसए के इन्वेस्टर्स को किसी फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करना है अपना पैसा, तो वो जो मैकेनिज्म है या जो हम बोलेंगे टूल है, वो एडीआर के थ्रू ही फॉरेन कंपनीज के स्टॉक्स में, शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो खाली एडीआर इसलिए होता है कि अमेरिकन इन्वेस्टर्स कर सकते हैं। तो जीडीआर की बात करेंगे तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू होती है। तो यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे किसी भी कंट्री से जो अगेन स्पेसिफाइड कंट्रीज हैं, वहां उन कंट्रीज के इन्वेस्टर्स फॉरेन कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल फंक्शन होता है या पर्पस हो सकता है इसके पीछे। आपने क्या मानसी बोला, एडीआर मतलब कि अपने यहाँ क्या बाहर कर सकते हैं? एडीआर अमेरिकन ग्लोबल मतलब? डिपॉजिट, अमेरिकन अमेरिकन इन्वेस्टर्स फॉरेन हाँ। कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जीडीआर हो गया ग्लोबली जो कंट्रीज लिस्टेड कंपनीज हैं उनके इन्वेस्टर्स, क्योंकि वो ग्लोबल हो गया ना, अमेरिकन खाली हम्म, अमेरिकन। ठीक। So central trade unions, they call for probe into the tunnel collapse. So ये होगा definitely, and urge the center to ratify ILO conventions on health and safety, and they also express anguish over the failure of authorities to take responsibility for this Silkyara tunnel collapse in Uttarkashi district. So we'll have to look into exactly the convention number कौन सा है regarding the occupational safety, health and working condition code. सो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग स्टार्टेड ऑन बेसिकली कुछ प्लीज फाइल की गई थी, पीआईएल फाइल की गई थी अगेंस्ट द पार्टीज जो फ्रीबीज ऑफर करती है ड्यूरिंग इलेक्शंस। सो वेलफेयर कॉज इज अगेन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कि क्या जो फ्रीबीज अनाउंस की जाती है, इज इट रियली मीटिंग द वेलफेयर कॉज और नॉट। सो बेसिकली दिस वुड बी टेकन और अप। इसमें मानसी ये ले सकते हैं कि जो वर्ड लिखा हुआ है ना, फ्री गिफ्ट, हम्म। ब्लीडिंग द स्टेट फाइनेंस ड्राई बाई फुलफिलिंग वाइल्ड प्रोमिसेस। तो वाइल्ड प्रोमिसेस, फ्री गिफ्ट, सब की वर्ड यूज कर सकते हैं हम्म। फ्रीबीज में। सबको फ्रीबीज लिखता है, हम लोग ये लिख सकते हैं हाँ, वाइल्ड फ्रीबीज ठीक है। आर्टिकल 282 ऑफ द वाइल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोमिसेस। हाँ, इज रिलेटेड टू दिस। और ये ले सकते हैं एसओआई प्राइवेट फर्म टू क्रिएट 3D मैप्स ऑफ सिटी एंड टाउन्स। हम्म। 3D मैप्स ऑफ सिटीज एंड टाउन्स ठीक है। सर्वे सो ऑफ इंडिया इनिशिएटिव है। कस्टोडियन ऑफ इंडियन मैप होता है सर्वे ऑफ इंडिया। तो डिजिटल ये टू सर्च करना एक बार कि स्टैट्यूटरी बॉडी है कि हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग। हम्म, तो आप क्या कह रहे हो, सर्वे ऑफ इंडिया? सबका बना रहा है डिजिटल ट्विन ऑफ अयोध्या, धारावी, स्लम क्लस्टर, कानपुर, सबका डिजिटल मैप बन रहा है। हम्म। हेल्प करेगा ये तो गवर्नेंस में भी और मैपिंग में, लैंड रिफॉर्म में भी हेल्प करेगा, लैंड रिकॉर्ड में भी हेल्प करेगा, अर्बनाइजेशन में हेल्प फॉर करेगा। बेटर अच्छा। अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि 3D होगा तो ठीक है, ईज ऑफ गवर्नेंस और इंक्रीज हो जाएगा। So military satellite has been put into orbit by North Korea. So we've been seeing here again violation the UN resolution में. So South Korea suspend the deal because of this. And again हम बात करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स के कॉन्टेक्स्ट में भी, या टेस्टिंग रिगार्डिंग द इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बाय नॉर्थ कोरिया। तो एक अगेन दिस इज ऑफ कंसर्न स्पेसिफिकली अगर हम इंडो पैसिफिक रीजन में बात करें। तो ताइवान स्टेट एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है, एंड देन एक्टिविटीज ऑफ नॉर्थ कोरिया। So, RBI governor, he flags the model-based lending and warns banks and NBFCs for undue risk build-up. सो इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट जो रेगुलेशन आरबीआई ने अनाउंस किया था, जो रिस्क वेटेड एसेट्स का एडिशनल वेट वाज इंक्रीज 125%। एंड मॉडल बेस्ड लेंडिंग मतलब एक मॉडल, एक फ्रेमवर्क होगा जो बैंक्स को और एनबीएफसीज को फॉलो करना पड़ेगा जब लोन देने की बात आती है, क्योंकि अभी ऐसा कोई इंडिया में स्टैंडर्ड मॉडल नहीं है। So this is also a part of one, we can say, regulatory reforms in order to reduce the risk which is associated specifically with giving personal loans. So algorithm based होगा, and
basically see it cautions lenders against being over reliant on algorithms. तो even again over reliance है completely, आप algorithms पे भी नहीं depend कर सकते हो. And the model based credit appraisal and lending, especially at a time when greater collaboration with fintechs वो भी facilitate कर रहा है introduction of innovative products and services. So kind of balance maintain करना is important. आप किसी भी चीज पे, किसी भी मॉडल पे या किसी भी एल्गोरिदम पे या मैकेनिज्म पे ओवर रिलाई नहीं कर सकते हो. सो इंडिया की जो सिचुएशन, जो कंडीशंस है, things have to be unique to that. कल हम डिस्कस किए थे कोल फायर पावर प्लांट क्यों इम्पोर्टेंट है. Hmm. Private money for the coal-fired power plants despite Western opposition. Okay, private investment की हम बात करें, private sector's role. Private players stopped building new coal-based plants in India over a decade ago due to a lack of financing in the absence of long-term power supply bids from the consumer. So this was a challenge. So who is Anshul Bhatt? कौन है? इंडियन ब्रिज ब्रिज गेम है उसके. Game of Bridge has helped him connect with other successful people like Bill Gates and Anand Mahindra. So basically, he's talking about ki Sachin Tendulkar helped me He understand has the. already won 3 gold medals in the World Youth Championship last year in Italy. Hmm. So basically, ठीक है, वर्ल्ड ब्रिज फेडरेशन कोई गेम है, क्या है? हाँ, मैं ब्रिज फेमस गेम है. वो खेला जाता था. मैं नहीं खेला कभी, लेकिन सुना हो. ओके ठीक है. नाउ वी कैन कंटिन्यू विद इंडियन एक्सप्रेस. लास्ट में कुछ छूटा है नहीं मानसी, साइंस एंड टेक वाला. नहीं, मैं देख लेती हूँ एक बार. आप अच्छा, यहाँ पे एक है टॉपिक साइंस का है. लेट मी रीशेयर इट. वो लास्ट में हमेशा रहता है, वो स्पोर्ट्स के बाद रहता है. Lower oxygen at high altitudes increases lifespan in aging mice. तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये है कि हाइपोक्सिया क्या होता है हाइपोक्सिया बेसिकली. लैक ऑफ ऑक्सीजन को हाइपोक्सिया बोलते हैं. Hmm. हाँ, Hypoxia. प्रीवियस रिपोर्ट है ऑक्सीजन रिस्ट्रिक्शन, इसको हाइपोक्सिया कहते हैं. इसको And आगे it बढ़ा सकते हैं. turns attention to स्टूपिड, हाँ. methane emissions. ये ले लो आप. हो सकते हैं. So methane remains in atmosphere for only 10 years, but it has much more powerful warming impact than carbon dioxide, or it is मतलब बोल सकते 28 times greater than carbon dioxide over 100-year time हम्म. scale. So उसका जो impact 28 times ज़्यादा है compared to carbon dioxide. हम्म. So एक इसलिए इट इज सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज लिखा हम्म, हुआ है. एंड अराउंड फॉर 16% ऑफ वार्मिंग इफेक्ट पर वन. तो and there is सेकेंड लार्जेस्ट है. फर्स्ट में uncertainty. CO2. हम्म, हाँ. So 60% methane emissions that are linked to human activity. तो ये भी एक important fact हो गया. 60% with human activity according to International Energy Agency. Agriculture biggest culprit है, responsible for roughly quarter of emissions. So ये जो sectoral emissions हैं ये important है. Prelims के लिए again ऐसे sentences आते हैं. So energy sector में coal, oil, gas second largest source है of human caused methane emissions. Coal, oil and gas. एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर से भी लीक होती है मिथेन, गैस पाइपलाइंस और यहाँ सबसे. डिस्कार्डेड हाउस होल्ड वेस्ट जो है ये भी रिलीज करता है लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मिथेन. तो यहाँ पे लाइक एक क्वेश्चन बन सकता है कि सोर्सेज ऑफ मिथेन क्या है, तो क्या डिस्कार्डेड हाउस होल्ड वेस्ट. सो ये एक हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंफ्यूजिंग हो सकता है. सो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मिथेन इज व्हेन इट डीकम्पोजेस और व्हेन इट इज लेफ्ट टू रॉट इन द लैंडफिल्स, तो तब मिथेन रिलीज होती है. ओके, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन टू करुण ना, कि मीथेन इज एमिटेड फ्रॉम वेटलैंड. वेटलैंड भी मीथेन इमिट करता है. ट्रू और फॉल्स? I don't know the answer. I think it is false. अराउंड 1/3 ऑफ द टोटल मीथेन इमिशन कम्स फ्रॉम द वेटलैंड. ये यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा था एक बार, कि वेटलैंड भी वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मीथेन पॉल्यूशन. वहां से एक बार नीचे ले लेना.
और इसको फोटो खींचना कर तो लूंगा। वेटलैंड में जो कुछ, वाटर लॉगिंग होती है उसकी वजह से मीथेन रिलीज होता है। हाँ, क्योंकि वाटर लॉगिंग होती है ना, तो जो भी नीचे में बैक्टीरिया होते हैं वो विदाउट एयर वो ब्रीथ करते हैं। जब विदाउट एयर जब करते हैं ना, तभी जा करके उनका एक केमिकल रिएक्शन होता है और मीथेन रिलीज करते हैं। तभी बोला जाता है कि जो राइस फील्ड होता है, जब वाटर लॉक्ड होता है वो राइस फील्ड, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द मीथेन। इसी कारण, इसलिए हम लोग बात करते हैं कि डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस को यूज करते हैं, यही कारण कि कम मीथेन इसमें वो होता है। हाँ, और एक तो और ये फोटो इम्पोर्टेंट क्लिक कर लो, एक एटमॉस्फेरिक। सेकेंड, नीचे कौन? वाला फोटो क्लिक कर, ठीक है, ठीक है। कल ले लूंगा इसको। ओके। ठीक। और यहाँ पे मैं बोल रही थी एटमॉस्फेरिक मिथेन भी जो है इट अकर्स अबंडेंटली इन नेचर, मतलब नेचुरली भी प्रेजेंट है, प्राइमरी कंपोनेंट है नेचुरल गैस का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। अब आप कौशिक इंडियन एक्सप्रेस स्टार्ट कर सकते हो। कौशिक। सॉरी मर्सी। हाँ, देर इज वन गुड न्यूज। फॉर एग्जाम्पल, टेम्पररी ट्रूस बिटवीन इसराइल एंड हमास, 50 for 150 इन इसराइल चीज। तो ये गुड न्यूज़ है इन द इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। और हमारे पीएम भी बोले इनके ऊपर में, तो वो भी चर्चा करेंगे। होप ऑल और होस्टेजेस आर रिलीज्ड, गाजा वॉर शुड नॉट बिकम रीजनल। तो वाइडर कॉन्फ्लिक्ट का जब हमने बात किया था पहले, कि गाजा वॉर कैन लीड टू द वाइडर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अरबिक कंट्रीज एंड इसराइल, वो अब नहीं हो सकता है, उसका चांसेस कम है। हाँ। क्योंकि ये दिखाता है कि धीरे धीरे कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। We have discussed USA's thwarted plot to kill Khalistan separatists, warn India. The SFJ, it is separatist organization, और उनके जो पन्नू है ही, ये हमेशा एक वीडियो बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द खालिस्तान टू। तो तो ये टनल का नाम इंपॉर्टेंट है, सिलकियारा बरकोट टनल। अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए उतना जरूरी नहीं। ई वीजा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये बात हो रहा है कि एक गुड न्यूज़ है कि टनल में जो लोग फंसे हुए हैं उनका लास्ट मिनट में रेस्क्यू हो सकता है, आज है तो कल में। तो आई थिंक एनडीआरएफ हैव स्टेप्ड इन फॉर द लास्ट मिनट रेस्क्यू ऑपरेशन। और तो फैमिली मेंबर्स का कहना ये है कि हमारे लिए तो यही दिवाली होगी कि दिवाली है। सेफली बाहर आ जाएं। इन फेयरवेल स्पीचेस एस सीजे, चीफ जस्टिस टारगेट्स एस एक्स सीजेआई जज द सुप्रीम कोर्ट पॉलिसी। दीपक मिश्रा के ऊपर उन्होंने कहा इल इंटेंशन टू हरास। फेयरवेल स्पीच है। तो संत मीराबाई जन्मोत्सव, तो हु वाज मीराबाई? मानसी। कौशिक, आई कांट लाइक एग्जैक्टली से दिस थिंग तो। आंचल। is related to Vaishnavism सी सी and सी शी मीराबाई। सी इज रिलेटेड टू हम्म। वैष्णविज्म, और सी इज ए कृष्ण भक्त hmm, इन 15-16 सेंचुरी के आसपास में, और गुजरात में थी। now हम्म। राजस्थान से थी वो। कृष्ण भक्ति, जब भक्ति आंदोलन चल रहा था इंडिया में उस टाइम पे। कौन सा टाइम पीरियड कौशिक? 16 सेंचुरी मेनली वैष्णविज्म। ओके। तो मतलब भक्ति सेंट थी। फेमस,
शी हाँ, वाज अ भक्ति फेमस भक्ति सेंट है। जैसे चैतन्य महाप्रभु पढ़ते हैं ना हम्म। कोलकाता वेस्ट बंगाल में, वैसे ही उनका गुजरात और राजस्थान रीजन में। तो यहाँ अल्फा है क्या, ये ले लेंगे एक बार सिक्योरिटी वाला में। अल्फा इज सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द नॉर्थ ईस्ट। तो ये सब जो होता है, काइंडली अटेंशन टैक्स पेयर, इट इज टू मेक पीपल कि आप कंप्लाइंस करिए टाइमली। तो टैक्स पेयर हु हैव नॉट फाइल्ड ओरिजिनल रिवाइज रिटर्न, उनके लिए एक दिया जाता है बिहेवियर ऑफ द टाइम लाइन सेंड सीबीडीटी के द्वारा। वी हैव डिस्कस्ड कि कैसे फेक कॉल सेंटर का इशू था इंडिया में 24 लोकेशन पे, वहां पर सीबीआई ने रेड मारा और ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लेन फाइल्ड बाय द यूएस यूएस सिटीजन, और उसके बाद सीज किया अप्रोक्सीमेटली 2.2 करोड़ कैसेज और डिजिटल एविडेंसेस। तो फेक कॉल स्कैमिंग जो सिस्टम है, ये एक हाईलाइट करता है कैसे एक सॉफ्ट पावर भी में है इंडिया का इम्पैक्ट होता है बेस्ड ऑन दिस वर्ल्ड, अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक इशू। यहाँ पे वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल भी देख सकते हैं कि क्या होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लो आंचल, आईटी में डिस्कस कर। क्या यस टर्म एग्जैक्ट? क्या हुआ? एग्जैक्ट टर्म? वॉइस ओवर वॉइस ओवर फोटो, इंटरनेट प्रोटोकॉल। वीओआई। इसमें बेसिकली हम कॉल्स मिलाने के लिए टेलीफोन लाइन की जगह इंटरनेट कनेक्शन का यूज करते हैं। हम्म, ट्रू। Coming to the next article, it is talking about the Mission Shakti program of the Uttar Pradesh. It is a women empowerment addressing the critical women centric issue. उसमें सब चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल स्कीम से लेकर के जो भी किया जा रहा है women से रिलेटेड, तो इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं जीएस पेपर 1 में। तो पहली बात है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, डेस्टिट्यूट वुमेन के लिए भी पेंशन, उसके बाद टॉयलेट्स, तो ये सब लिख ही सकते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, 211, फर्स्ट इन कंट्री इन प्रोवाइडिंग पनिशमेंट केसेस ऑफ पॉक्सको एंड क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। कस्तूरबा गांधी स्कूल, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। लक्ष्मीबाई सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसका लिख सकते हैं। प्रेरणा, इसको लिख लेना एग्जाम्पल के हिसाब से। विमेन पीएसी बटालियन, ये भी स्टैब्लिश किया है, इसको ले सकते हैं। फिर पीएम स्वनिधि स्कीम में हो गया पिंक टॉयलेट, ताकि विमेन का जो इश्यू होता है विद रिस्पेक्ट टू द सैनिटेशन, वो हट सकते हैं। महिला थाना, महिला चौकी, ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। शक्ति मोबाइल, विमेन बीट पुलिस पर्सनल, उससे सेंसिटाइजेशन ऑफ द पुलिस सिस्टम वो बढ़ेगा, उसके एग्जाम्पल ले सकते हैं। विमेन हेल्प डेस्क, ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। विमेन साइबर सेल, विमेन पुलिस स्टेशन, तो हर जगह में जो जेंडर सेंट्रिक है वो कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी विमेन सेंट्रिक है कुछ कुछ, जैसे विमेन हेल्थ सर्विसेज, पावर लाइन, एक्सेट्रा। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, एशियन गेम में कोई भी गोल्ड जीतेगा तो उससे डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब डीएसपी का मिलेगा। तो ये दिखाता है कि कैसे हम लोग स्पोर्ट्स को प्रमोट कैसे किया जाता है। और डीएसपी तो ये तो जेंडर न्यूट्रल है, ये तो वुमेन के लिए भी है, लेकिन स्पोर्ट्स को कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं इंडिया में विद द गवर्नमेंट जॉब फैसिलिटेशन। तो एक एग्जाम्पल प्रेरणा नोट डाउन कर लेंगे। तो हर एक स्टेट का अपना एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल होता है और सबमिट होता है, जैसे हमने देखा था, पहला गुजरात का देखा था, अभी बिहार का देखा था, अभी बंगाल का देख रहे हैं हम लोग। और उसमें बात करें बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट, वहां पर अप्रोक्सीमेटली 3.76 लाख करोड़ का एक प्रपोजल आया है।
तो पीएमएलए का फुल फॉर्म है प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022 में इसका अमेंडमेंट हुआ था। तो इसके ऊपर में हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहे कि वी विल डिसाइड आफ्टर 5 जज का जो बेंच बैठेगा वो डिसाइड करेगा। तो जब होगा तो हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर में। इसमें बस दो इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे ये जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसको पावर बढ़ा दिया गया है इसके अंडर में। और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एग्जीक्यूटिव पावर ज़्यादा है, इसी पर चर्चा हो। न्यूज़ क्लिक का तो पता ही है, एक बार पहले भी बात किए थे इसके ऊपर। स्पेशल स्टेटस हिंदू न्यूज़ में बात कर चुके। दे वांट 3.5 लाख करोड़ फॉर द पुअर। और स्पेशल स्टेटस है क्या, एंड व्हाट इज द कंडीशन, एंड व्हाट इज द बेनिफिट फॉर गेटिंग स्पेशल आफ्टर गेटिंग स्पेशल स्टेटस। अ वे आउट ऑफ डार्क। इसमें अगर कुछ एग्जाम्पल दिया रहेगा तो अच्छा होगा। मानसी, इसको आप कुछ पूछ लो, मैं देखता हूँ एक बार कुछ एग्जाम्पल है। एक बार ऊपर स्क्रॉल करोगे, हेडिंग क्या है एग्जैक्ट? हाँ, ये ले लो एक बार, मैं नीचे पढ़ लेता हूँ। हाँ, वर्डली वाइज लेते हैं। इट इज नॉट आर डिफरेंसेस दैट डिवाइड अस, इट इज आर इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, एक्सेप्ट एंड सेलिब्रेट दोज डिफरेंसेस। सो दिव्या, इस पे कमेंट करो। इसको हम इंडिया के कल्चरल और रीजनल डायनामिज्म के कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं कि कितनी डाइवर्सिटी है इंडिया में। एंड अगर हम इन डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे और सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो वो पोटेंशियल हम वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, जो इसको बेसिक। हम एनवायरमेंट से भी ले सकते हैं कि बोलो इट इज दिव्या। अवर डिफरेंस। इसको हम एनवायरमेंट के पर्पज से भी ले सकते हैं कि इट इज अवर डिफरेंस दैट डिवाइड अस, कि एनवायरमेंट को सेफ रखना और उसमें जो टारगेट्स है उनको पूरा करना वो सबका रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पर उसको जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, वो चीजें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। ठीक है, हाँ, ये भी जैसे एप्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, और क्या कह रहे हो? नहीं, जैसे हमने देखा था कि कार्बन इमिशन को रोकने के लिए 2030 तक का टारगेट रखा गया है, पर उसकी जब हम ग्रोथ देखते हैं तो वो हमें बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो एक्सेप्ट करने की वो नहीं है कि उसको हमें कम करना है उस चीज से रिगार्ड। हम्म। हाँ, बेसिकली यही है कि वेस्टर्न वर्ल्ड अगर जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसकी वजह से ही वो डिवाइड एग्जिस्ट करता है क्लाइमेट फाइनेंस में। तो डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। इट इज नॉट कि डिफरेंसेस है तो वो एक प्रॉब्लम है। अगर हम उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, तो सिंस वी आर सीइंग कि इंडिया में कितने सारे फेस्टिवल्स है और हम ऑब्वियसली बात करते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की, तो डाइवर्सिटी इज अ स्ट्रेंथनिंग एलिमेंट, एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट किया इंडियन इकोनॉमी, इंडियन सिविलाइजेशन के लिए। सो यही ये कोड बोलने की बात कर। और एक क्लाइमेट वाला एग्जाम्पल हो गया, डेफिनेटली दैट्स ट्रू। और कोई यूनिक एग्जाम्पल आप लोग शेयर करना चाहते हो यहाँ पे? प्रवेश, नहीं, प्रेरणा। इसमें क्लाइमेट का एक हो गया, एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल हो गया कि कैसे वो डाइवर्स एलिमेंट को भी जोड़ के रखता है। अपना प्लूरलिज्म है, इसी पर डिपेंडेंट है कि हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं कि भाई मैं एक यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, तुम बंगाली है, तो ऐसे और एक दूसरे का फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं। छठ कहीं पर भी सेलिब्रेट होता है, दुर्गा पूजा भी कहीं भी सेलिब्रेट होता है। वैसे गणेश चतुर्थी झारखंड में भी सेलिब्रेट होता है। तो दिखाता है कि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं डिफरेंसेस। लेकिन जो या, या, होमोजेनाइजेशन है हम्म। चाइनीज में या कहीं और में, उन लोग सेलिब्रेट नहीं करते डिफरेंसेस। ते हम्म। तो वो बात है। हाँ, सो यहाँ पे तो हम बात कर सकते हैं इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन की भी, कि हिंदू कम्युनिटी की हम बात करें तो वी वर एक्सेप्टेबल, बट रिलीजियस बेसिस पे जो डिफरेंसेस हो गए तो वहां पे दोनों साइड से देवर नॉट एक्सेप्टेबल या एक्नॉलेजमेंट नहीं था। तो दोनों साइड से होना इंपॉर्टेंट है, और वो नहीं हुआ। दैट इज ऑल्सो वन द रीजन वाई इट लेड टू पार्टीशन। हाँ, मानसी, ये सब हो सकता है आई हम्म। थिंक, लेकिन इसका एक इसमें
ट्रांसजेंडर्स का भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं। मतलब जैसे वो सोसाइटी से इतना डिफरेंट रहते हैं हट करके, तो और ज्यादा स्टेप्स लेने चाहिए उनको इनकलकेट करने के लिए विद द सोसाइटी। ठीक है, हाँ ये भी एक हो। हम बात कर सकते हैं कि अपने जो ट्रेडिशन में ट्रांसजेंडर को डुअल नजर से देखा गया है। ट्रांसजेंडर से ब्लेसिंग भी लिया जाता है हम्म। और उसको डिस्क्रिमिनेट भी किया जाता है। तो एक एक यूनिक एलिमेंट है अपना सोसाइटी के अंदर में कि कहीं भी बच्चा होता है तो ट्रांसजेंडर वो आते हैं, ब्लेसिंग देते हैं या फिर मतलब पैसा उनको भी मिलता है। लेकिन सेम टाइम में ना डिस्क्रिमिनेट भी किया जाता है कि अगर कोई बच्चा ट्रांसजेंडर है तो इसको दूर भगाया जाता है, इसको छोड़ दिया जाता है डस्टबिन के अंदर। तो ऐसा भी होता है एलिमेंट। हम्म। तो हमारा सोसाइटी है वो अडॉप्ट करेगा और धीरे धीरे अडॉप्ट करते करते और रिफॉर्म और इंक्लूसिव बनते जाए। तो ये कंक्लूजन कह सकते हैं। तब नेक्स्ट आर्टिकल में आते हैं। तो ये ओवरऑल आर्टिकल में दो एलिमेंट है जो मुझे लगा एक नया है, इसको यूज कर सकते हैं। पहला जो बात है कि जो भी एसडीएमए होता है, एस एसडीएमए मतलब कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ऐसे एनडीएमए होता है वैसे एसडीएमए होता है। तो हर एक स्टेट का अपना अपना डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है, ऐसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। तो सबके अंदर में फिजियोलॉजिकल, साइको सोशल स्पेशलिस्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप मेंटल हेल्थ का भी चैलेंज आप कर पाओगे, हेल्थ इशू भी कर पाओगे, और साथ ही साथ आप जो स्ट्रेस है ऑन द फील्ड वो भी आप चैलेंज कर पाओगे। तो ओवरऑल जो है ना, तो साइको सोशल स्पेशलिस्ट होना भी जरूरी है, रादर देन सिर्फ और सिर्फ मेडिकल फैसिलिटी और हेल्थ स्पेशलिस्ट। तो हम्म। वो बात हो गया। और दूसरा एक और फैक्टर है कि जो हिमालयन का जियोलॉजिकल जो सिग्निफिकेंट इम्पेडिमेंट है, रोड कंस्ट्रक्शन और जियोलॉजिकल, तो हमें एक ऑल्टरनेट सेपरेट ईआईए चाहिए, जो हम लोग बात भी करते रहते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट सेपरेट चाहिए, क्योंकि वो जोन ही डिफरेंट है, वो सिग्निफिकेंट इम्पेडिमेंट है। तो वहाँ टनल कंस्ट्रक्शन बहुत डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू अगर झारखंड या कहीं और हिली एरिया में हुआ तो वो माउंटेनियस एरिया है। तो वो बात कर सकते हैं। तो एक ड्रिफ्ट टेक्नोलॉजी है, ये यूज किया जा रहा है ताकि आप स्क्रैप करो साइड से। तो एक स्पेसिफिक हो गया, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। तो ये दो था। क्या अभी प्रेजेंटली किसी टाइप का इन्वायरमेंटल असेसमेंट किया जाता है इंडिया में? हाँ एक ही है, ईआईए, सबके लिए सेम ही है। उसमें दो होता है, ए और बी होता है। तो उसमें भी एक्सेप्शन रहता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट के लिए, डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए एक्सेप्शन है, बाकी सबके लिए वो आपको पास करना होता है ईआईए की तरफ से। तो उसमें भी एक फेज होता है कि दिया जाता है, पब्लिक कंसल्टेंट होता है, फिर वो रिपोर्ट तय होता है, फिर आप पास करते हो, फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम, FOE, MOFECC के पास जाता है, फिर अप्रूव करते हैं। ऐसे एक ओवरऑल कंसल्टेशन होता है। लेकिन ये बात हो रहा था कि सेपरेट होना चाहिए, हर एक कंडीशन इंडिया का सेम नहीं है ना। वेस्टर्न घाट डिफरेंट है, वैसे ही आपका हिमालयन एरिया डिफरेंट है, तो हर एक के अलग अलग होना चाहिए, कम से कम 2-3 जोन में डिवाइड होना चाहिए। ये वो बात। सीज फायर इन गाजा, टू स्टेट सोल्यूशन। कुलकर्णी जी, वन चाइना पॉलिसी की बात कर रहे हैं। प्रवेश, इसको आप ले सकते हो, ये वाला आर्टिकल। ठीक है, ओके इंडिया फाइन। नीड्स अ बीजेपी कांग्रेस कंसेंसस ऑन द फ्यूचर फोकस चाइना पॉलिसी। ये आप ले लो। ऑपोजिशन पार्टी व्यू मुस्लिम पॉलिटिक्स ओनली थ्रू द लेंस ऑफ एलिट्स। हाँ ये बोल सकते हैं, क्योंकि इंडिया में जो कैटरेशन ऑफ मुस्लिम है वो तीन है, अशराफ, अजलब और अजरल। अजरल बहुत ज़्यादा वर्नेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो उसको पासमानदा भी कहा जाता है। और जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है विद रिस्पेक्ट टू द रिप्रेजेंटेशन इन द हायर ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी और इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और हर मैटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन उसमें सिर्फ अशराफ का डोमिनेशन ज़्यादा देखा गया है। जब हम लोग बात करते हैं हिंदू में तो उसमें OBC, SC ST और जनरल कास्ट का बात करते हैं। लेकिन जब मुस्लिम का बात करते हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम का बात करते हैं, एज अ वन ब्लॉक लगते हैं। तो वहाँ हायर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सबका बात करना जरूरी है। उसमें अशराफ का बात करते ही है हमेशा, लेकिन अजलाफ और अजरल की बात करना जरूरी है, वो बोलना चाह रहे हैं। जैसे 25 मुस्लिम जो लोकसभा में है उसमें सिर्फ 18 अशराफ अशराफ है, मात्र 7 ही पासमंदा है, जबकि पासमंदा बिलोंग्स अप्रोक्सीमेटली 90%।
10% ही इंडिया में अशराफ है, लेकिन उसमें से 10 में से 18%, 18 लोग, 25 में से अशराफ हैं और 7 ही पासमंद हैं। तो वही बात हो रही है। तो सच्चार कमेटी है, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो तो ये बात कर चुके हैं हम लोग NIA रेट वाले। सो सिंस यहाँ पे अभी हमने यूएसए के स्टैंड की बात कर रहे थे कि यूएसए हैज टेकन अ स्टैंड अगेंस्ट इंडिया कि किल नहीं कर सकते हो टेररिस्ट को यूएस सॉइल पे। सो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं यूएस इज ऑल्सो टर्निंग आउट टू बी अ सेफ हेवन फॉर सच एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स? मानसी, इसका दो आंसर है। एक है कि एक नॉर्मल आंसर है, एक और एक एग्जाम पर्सपेक्टिव से। हम्म। एग्जाम पर्सपेक्टिव, नो इट इज नॉट, इंडिया शुड कोलैबोरेट विद USA, ऐसे ऐसे करके। दूसरा जो मेरा जो आंसर है जो रहेगा वो है कि भाई US चाहता ही नहीं है कोई भी कंट्री में उसका एक, US हमेशा एक सेफ, बोलते हैं ना हम लोग कांग्रेस सेफ्टी वॉल्व, जो हम बात करते हैं हमेशा कांग्रेस पार्टी से सेफ्टी रिलेटेड पॉल्स। 1885 में। हम्म। वैसे ही US भी प्रमोट करते हैं कि ऐसे ऐसे लोग को प्रमोट किया जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान को आज भी ऐड करते हैं, और सेपरेटिस्ट एलिमेंट जो इंडिया में है उनको भी ऐड करते हैं कहीं ना कहीं थ्रू मीडिया, वॉल स्ट्रीट जर्नल या वॉशिंगटन पोस्ट एक्सेट्रा, या फिर आपको जो एक्टिविज्म होता है थिंक टैंक के थ्रू, उसके थ्रू भी प्रमोट करते हैं, क्योंकि वो भी चाहता है कि इंडिया अगर डिस्टेबलाइज रहेगा, मल्टी पार्टी रहेगा और थोड़ा सा क्योस में रहेगा तो उसको फायदा होगा। तो लॉन्ग टर्म उसका है, लेकिन एग्जाम ऐसे नहीं ले सकते। आपको बोलना है कि मोर कोलैबोरेशन चाहिए, इंडिया को मोर अजाइल चाहिए फॉरेन पॉलिसी में, तभी होता है। तो ही मेरा आंसर है। और ठीक है। तो जो हम घोल का बात कर चुके थे, ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर, कल ही बात की थी। गुजरात का स्टेट फिश है, एक्सपेंसिव है, लोकल कंजम्पशन वैरायटी है, ह्यूज मार्केट है। तो इसमें मानसी ये कह सकते हैं, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि जो स्पेसिफिक फिश है ना, इसको प्रमोट किया जा सकता है फॉर द GI टैग, हाँ। ताकि जो फिशरीज इंडस्ट्री है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करे बाहर में, क्योंकि लिखा हुआ है 1 किलोग्राम ऑफ होल फिशेस बिटवीन 5,000 to 15,000 रुपीज। 15,000 मतलब एक एक मंथ का, वन। कभी कभी फिश फार्मिंग में एक फार्मर का पूरा होता है इनकम, करेक्ट हम्म। करेक्ट हम्म। 15,000। तो 1 किलोग्राम ऑफ घोल से इतना पैसा मिल सकता है, तो इसको बढ़ा सकते हैं ओवरऑल। और 25 किलो का होता है एक एक घोल, सिंगल फिश। तो कितना So हो it can, हाँ, it गया can एक turn साल का into पूरा। lakhs. हम्म। हाँ, तो ऐसा फूड फूड जो प्रोडक्शन है 8.7 लाख टन, अप्रोक्सीमेटली 11,000 करोड़ हाँ, तो ऐसे वहां मतलब पर गोल टोटल। फिश फार्म्स प्रमोट होने चाहिए वहां पे। डेफिनेटली गवर्नमेंट सपोर्ट तो रिक्वायर्ड होगा ही, इसको सस्टेनेबल तरीके से करना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब ये जो फिश की हम्म पॉपुलेशन है उसके लिए नेगेटिव हो जाए कि वो एक्सटिंक्शन की तरफ ही हमें ऐसा कुछ ट्रेंड देखने लग जाए। तो सस्टेनेबल होना चाहिए, गवर्नमेंट सपोर्ट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ और इसका प्रोवाइडिंग। जो ब्लाडर है इसको हाँ। कट किया जाता है और इसको ड्राई किया जाता है और चाइना, हांगकांग, अदर एशियन कंट्रीज को दिया जाता है। हाई डिमांड फॉर मेडिसिनल वैल्यूज है और सबका। प्लस इसमें, हाँ, ठीक है। स्मगलिंग वाला हम्म। एस्पेक्ट भी आ जाएगा। तो गुरपंत सिंह पन्नून, इसका मैं बता देता हूँ छोटा सा मैं, कि ये बेसिकली प्रो खालिस्तान लॉयर है, 40s के हैं। ये वीडियो बनाते हैं यूट्यूब में और बाकी सब में, और ये कोऑर्डिनेट करते हैं जो भी इंडिया पर, इंडिया का जो एम्बेसी था उस पर आग लगाया गया था, फेंका गया था, अंडा फेंका गया था UK के समय में, लंदन में। सर, इंडियन एम्बेसी के सामने फ्लैग जो फाड़ा गया था, तो वो सब इनके एक कनेक्शन है एक तरह से। तो SF से इनका एक NGO है जो बात करता है हमेशा कि जो खालिस्तान है ये जस्टिफाइड है, क्योंकि सिख के साथ अगेंस्ट में राइट हुआ था इंडिया में, और इंडिया में जो मेजोरिटी है हिंदू, वो सिख पॉपुलेशन को दबाते हैं और जेनोसाइड करते हैं, इनका एक ओवरऑल पूरा है। और लेकिन बात ये है कि ये जब ये बात करते तो ये बात नहीं करते कि भाई हम लोग को एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए। वो बात करते कि भाई जो इंडियन एयर इंडिया बॉम्बिंग हुआ था 1985 में, वो उसको सपोर्ट करते हैं। मतलब कि जैसे इनडायरेक्टली ही ऑल्सो सपोर्ट्स द टेररिज्म अगेंस्ट इंडियन कनाडा। इंडियो कनाडियन जो एक कनिष्का एयरलाइन में बॉम्बिंग हुआ था 1985 में, 329 पीपल लोग मरे थे उसमें, उसमें सपोर्ट करते हैं। और गुरुद्वारा इस समय उनका जब पोस्टर लगा रहता है जो भी खालिस्तानी लोग का, तो एक है। अब मिलिट्री की जो है ना,
ये एक तरह से फेमस जर्नलिस्ट है कनाडा में, ऑन द इशू ऑफ द खालिस्तान। तो इंडिया हमेशा इनसे बात करते हैं, और एक तरह से प्रो इंडिया इनका रहता है स्टैंड, अकॉर्डिंग टू द मिलिस्ट की। ट्विटर में देखते हैं, डालते हैं, सो ये बात किए इंडिया थे। कैसे एक्शन ले सकता है अगेंस्ट हिम, मतलब कौन सा कोई बॉडी है या कोई लॉ है? दो तरह से एक्शन ले सकता है, वही बात है। एक एग्जाम वाला, एक और एक नॉर्मल। जो नॉर्मल वाला है वो तो पता ही है, उसमें इंडिया कर ही रहा है पाकिस्तान के बाकी समय। जो एग्जाम वाला है वो है कि मोर एंड मोर कोलैबोरेशन विद जो भी एजेंसीज है, एग्जीक्यूटिव है वहां पर, यूएस में भी और कनाडा में भी, वहां अरे पर भी ये अब जा बहुत करके आप इम्पोर्टेंट है, बात करो। ये एक्ट के अंडर भी एक्शन लिया जा सकता है डिस्पाइट ही नॉट बीइंग प्रेजेंट इन इंडिया। तो एक हाँ, ये और प्रोविजन। एक्स्ट्राडिशन नहीं मिलता है ना, आप कितना भी आप करोगे। ऐसे फॉर एग्जांपल एनआईए बुक्ड हाँ, पन्नू उसमें आपको अंडर 100%। अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट। हम्म। वो बोला था कि 16 नवंबर को कोई मत एरोप्लेन से जाना एयर इंडिया में, वो हम्म। फट सकता है, ऐसे बोला था हाँ। यूट्यूब में। तो ये ट्विटर में हुआ था, मतलब इसका वीडियो वायरल हुआ था। तो लेकिन तब भी इंडिया जब भी कुछ काम करता है तो एक्स्ट्राडिशन नहीं होता है। यहाँ तक कि विजय माल्या का नहीं हुआ तो इसका कहाँ से होगा? वो तो प्रूवन बाय कोर्ट है। ये तो अभी एटलीस्ट कम से कम प्रूवन बाय कोर्ट नहीं है। तब इंडिया, जो वेस्टर्न कंट्री को स्टैंड रहता है ना, वो डिफरेंट स्टैंड है जो हम लोग सोचते हैं, देखते हैं। वो हमेशा से डुअल फेस जिसको बोलते हैं ना, सांप का, हम्म। वैसे ही रहा है स्टार्टिंग से। तो इंडिया इसलिए बहुत सोफिस्टिकेटेडली काम करता है। तो रोड मैप फॉर द क्रिप्टो एसेट, ये हम लोग बात कर चुके हैं कि इंडिया का जो रोल रहा है वो बैन नहीं रहा है। इंडिया हमेशा सोचते है कि बैन नहीं करे कोई प्रोडक्ट को, उसको थोड़ा रेगुलेट करे। और रेगुलेट भी किया जा रहा है और थ्रू टैक्सेशन भी किया जाता है। 25% टैक्स है कैपिटल गेन्स का इस पे, क्रिप्टो में। और बाकी बैन है। और 1% टीडीएस है इस पर, हम्म। मानसी इफ यू कैन करेक्ट। तो हाँ, 30% टैक्स है। IFEF, IPEF, IPF क्या है? करूँ ना? हम लोग बात इंडिया कर रहे हैं पैसिफिक रोज। इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर इंपॉर्टेंट है, इसमें इंडिया भी पार्ट है। तो ये भी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। 8% growth is ambitious but not unreasonable. It is aspirational statement for India. हाँ, ये बात सही है कि क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, मतलब हम ये भी बोलते हैं ना, अगर हमें चाइनीज एनके सिंह से, हाँ वही सोचे, एनके कम सिंह से करना है। क्वेश्चन पूछा गया। इनके एनके सिंह बेसिकली अभी चेयरमैन है फाइनेंस कमीशन के, 15 फाइनेंस कमीशन के। कमीशन। तो बहुत बड़े आईएएस अफसर है, आईएएस ऑफिसर है वो। का क्या क्या व्यू पॉइंट है उनके बारे में ये। और ओके, करुणा ड्यूरेशन क्या है 15th फाइनेंस कमीशन की टाइम पीरियड की? आई एम नॉट अवेयर। आई थिंक 5 years है। 5 years नहीं, कौन से 5? 2019 से 20 तक है, 21 से 26 है, दो है इसका। हाँ, 6 years है इसका। 6 से, हाँ, 2 बार में निकलता है इसका रिपोर्ट। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया, डॉलर रहेगा ग्लोबल करेंसी? तो बोलता है हाँ रहेगा अभी के लिए, कम से कम कुछ प्रॉब्लम है लेकिन सॉर्ट आउट हो जाएगा, यूएस का प्रॉब्लम। फिर इंडिया से ग्रोथ रेट अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 रहेगा, और हम लोग ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो शॉर्ट टर्म में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करके, मोर रिप्रेजेंटेशन, और बाकी सब एरियाज में। फिर हाउ इंडिया कैन अचीव दिस ग्रोथ, तो उन्होंने बताया फंडामेंटल इशू जो क्या है इंडिया का है, फिजिकल फेडरलिज्म है। कि फिजिकल फेडरलिज्म मतलब होता है स्टेट और रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट, जिसमें कंपटीशन होता है, ओवरलैपिंग ऑफ द इलेक्शन साइकिल, अनसस्टेनेबल पॉलिसी होता है,